हेलो गाइस, आज जो है हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो चैप्टर है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ जो होती हैं उनका किस तरह से असेसमेंट किया जाता है, किस तरह से उनका इनकम टैक्स को कंप्यूट किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल पर्सन्स। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इनकम टैक्स ने किसी भी तरह की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड की हुई है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन जो है आप करेंगे। सो इन्होंने बोला कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर वो सारे पर्सन्स आते हैं। वो कौन से पर्सन्स? मेनली सारे मेल पर्सन्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, जो कि किससे जुड़े हुए हैं? एक कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं। उस कॉमन एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट दोज हु हैव सेपरेटेड फ्रॉम द जॉइंट फैमिली बाय द पार्टीशन ऑफ एसेट्स, यानी इनमें वो मेंबर्स नहीं आएंगे जिन्होंने जो है पार्टीशन हो चुका है जॉइंट फैमिली में से, यानी जो पर्सन सेपरेट हो चुके हैं, उनकी खुद की जॉइंट फैमिली के अंदर से उनका पार्टीशन ऑफ एसेट्स हो चुका है, तो वो वाले मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। इस फैमिली के अंदर उनको कंसिडर नहीं किया जाता। एंड इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स, उनकी वाइफ्स को इंक्लूड किया जाता है और अनमैरिड डॉटर्स को इंक्लूड किया जाता है। एंड ऑल्सो अ स्ट्रेंजर हु हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द फैमिली, किसी भी एक ऐसे पर्सन को जो कि फैमिली ने अडॉप्ट किया हो। यानी अडॉप्शन करते हैं ना, अब अडॉप्शन करने के टाइम पर अगर किसी बाहर के बंदे को हम अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं किसी भी बच्चे को, तो उस केस में वो स्ट्रेंजर भी फैमिली के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि उनको उस फैमिली का नाम भी मिलता है। फिर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक तो मेंबर्स जो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए रखा गया है, यानी कि वो मेंबर्स सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है। इनके पास अपने शेयर को डिमांड करने का कोई राइट नहीं होता, ठीक है। दूसरे वो मेंबर्स होते हैं जिनके पास अपने शेयर को डिमांड करने का राइट होता है जब कभी फैमिली का जो है पार्टीशन हो रहा होगा। और जो मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, उन मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। दीज पर्सन आर कॉल्ड को पार्टनर्स। ये वो पर्सन्स हैं जो को पार्टनर्स हैं, ठीक है। इन को पार्टनर्स के अंदर कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे? जिनको मेंटेनेंस करनी है उसके अंदर तो फीमेल मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब कोई पर्सन अपने शेयर को डिमांड कर सकता है तो उस केस में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे? These were the sons, grandsons and great grandsons of the holders of the property for the time being. जिस टाइम पर भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है उस टाइम पर, और उनका जो है वो खुद मेंबर्स थे उस टाइम पर, तो उस केस में वो अपना डिमांड कर सकते हैं। ये पर्सन्स होते हैं जिनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट हुआ आफ्टर द कमेंसमेंट, यानी ये जो एक्ट आया इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। इन्होंने कहा कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो कि मिताक्षरा लॉ के हिसाब से चल रही है, तो उस केस में डॉटर की पोजीशन को बताया गया कि उस केस में क्या क्या पोजीशन है डॉटर की, उनको क्या क्या जो है राइट्स दे रखे हैं। मिताक्षरा लॉ क्या होता है? कुछ स्टेट्स, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा के जो स्टेट्स हैं, असम है, वेस्ट बंगाल है, इनको छोड़कर बाकी जो थोड़े बहुत इंडिया के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उधर एक लॉ चलता है। उस लॉ में ये कहा जाता है कि जब भी किसी पर्सन का बर्थ हो जाता है तो बर्थ होने के जैसे ही बर्थ हुआ उस टाइम पर ही उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ HUF, और उसके पास भी राइट होगा जैसे कि बड़े लोगों के पास राइट होता है। तो मिताक्षरा लॉ ये कहता है, मिताक्षरा लॉ के चलते हिंदू सक्सेशन एक्ट ने डॉटर्स के लिए क्या क्या पोजीशन निकाली है कि क्या डॉटर्स की पोजीशन है, ठीक है। सो पहला है कि जो डॉटर है, द डॉटर ऑफ को पार्टनर की डॉटर है, ठीक है। तो जैसे ही उस डॉटर का जन्म होगा तो वो भी को पार्टनर बन जाएगी, यानी वो भी अगर को पार्टनर बन जाते हैं तो सिंपल सी बात है वो अपना शेयर डिमांड कर सकती हैं एट एनी टाइम, ठीक है। सो जो भी राइट सन को दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, वही राइट सेम टू सेम किसको दिए जाने चाहिए? डॉटर को दिए जाने चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि शी विल हैव द सेम राइट्स एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ को पार्टनरी प्रॉपर्टी सो एज दैट ऑफ अ सन, यानी
प्रॉपर्टी पर भी उसके वही राइट्स हैं, वही लायबिलिटीज़ हैं जो कि एक बेटे को दिए जाते हैं, वो एक बेटी को भी दिए जाएंगे। ठीक है। फीमेल जो है, अब मैंने बोला कि मिताक्षर लॉ के अंदर बात बोली गई है, तो मिताक्षर लॉ के अंदर ये बोला गया था कि सबको मिलेगा जो भी राइट होगा प्रॉपर्टी का आफ्टर बर्थ, और जो को पार्टनर्स हैं, जब को पार्टनर अपना जो शेयर है वो डिमांड कर सकते हैं, तो अगर को पार्टनर्स के जो बेटी है, अगर वो जब को पार्टनर बन गई तो वो भी तो अपना शेयर डिमांड कर सकती है। तो लास्ट में यही बोला गया है कि वो अपना शेयर पार्टीशन के टाइम पर को पार्टनर प्रॉपर्टी में से डिमांड कर सकती है, जैसे कि एक बेटा डिमांड कर सकता है। ठीक है। 3 बातें बोली गई यहाँ पर। सबसे पहले को पार्टनर की जो बेटी होगी वो क्या कर सकती है, बाद में को पार्टनर बन सकती है। जैसे ही उसका जन्म हो जाएगा, जब को पार्टनर बन गई तो वो अपने शेयर को डिमांड कर सकती है पार्टीशन के टाइम पर भी, और उसको वही राइट्स और वही लायबिलिटीज़ मिलेंगी जो कि एक सन को मिलती हैं कोपासनी प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी यहाँ पर कोपासनी प्रॉपर्टी का मतलब आप बोल सकते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बिजनेस किया जा रहा है। क्लियर है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स के पर्पसेस के लिए क्या होती है, HUF इज वन विच हैज़ द कॉमन प्रॉपर्टी, जिसके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी हो फैमिली की और एटलीस्ट 2 पर्सन्स हों। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है फैमिली की, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब है किसी भी तरह की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी फैमिली की जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के एड में खरीदी गई हो, यानी उसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही कंसीडर कर रहे हों, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो एक मेंबर ने एक्वायर की हुई थी अपने पर्सनल एफर्ट से विदाउट द एड ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बट उसको ट्रीट किया जा रहा है एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे कि वो एक कॉमन प्रॉपर्टी है फैमिली की। मान लीजिए कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है फैमिली की, अगर वो नहीं है तो अगर किसी ने अपने पर्सनल एफर्ट से एक प्रॉपर्टी को खड़ा किया है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस चल रहा है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद HUF में कंसिस्ट ऑफ, HUF में क्या क्या आता है, जितने भी पर्सन्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि हर एक पर्सन, जितने भी मेंबर्स होंगे फैमिली के अंदर, वो सारे के सारे एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बनाएंगे, या फिर अगर उनके पास कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बिजनेस को करेंगे। इनमें कौन कौन से पर्सनल इंक्लूड हो सकते हैं, सारे मेल्स मेंबर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, साथ ही साथ वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि कोई मेल और विडो या विडोज ऑफ अ डिसीज्ड मेल मेंबर और मेंबर्स, कोई एक आदमी और कोई भी विडो मिलकर भी एक HUF को क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है। हस्बैंड और वाइफ भी एक जो है HUF बना सकते हैं, सिर्फ ब्रदर्स भी HUF बना सकते हैं, और सिर्फ विडोज भी HUF बना सकती हैं। 2 ब्रदर्स थे, दोनों ब्रदर की डेथ हो गई, उनकी जो विडोज हैं वो अगर मिलकर चाहती हैं कि वो अपनी एक बिजनेस को क्रिएट करें, जॉइंट हिंदू फैमिली को क्रिएट करें, तो वो क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि कर्ता कौन होगा फैमिली का, क्योंकि वही सारे बिजनेस को संभालता है। तो पहला पॉइंट है कि अगर सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो भी होगा फैमिली का, उसी को हम कर्ता कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर वो सीनियर मोस्ट मेंबर अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो कहता है कि मैं काम नहीं करूँगा एज अ कर्ता, तो उस केस में जो उससे जूनियर वाला पर्सन होगा, जूनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होगा, वो पर्सन कर्ता कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो वो जूनियर मोस्ट मेंबर भी, यानी कोई मेल मेंबर है ही नहीं फैमिली में, या फिर कोई अगर मेल मेंबर है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने में, तो उस केस में जो भी मोस्ट फीमेल मेंबर होगी, सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर, वही कर्ता कहलाई जाएगी फैमिली की। ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्कूल्स बताए हुए हैं HUF के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो हैं HUF के। तो पहला था मिताक्षर स्कूल, मैंने ये बताया था कि होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, सिर्फ किनको छोड़कर, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, इनको छोड़कर बाकी पूरे होल इंडिया में इसका जो है एप्लीकेशन हैगा। इस स्कूल के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि सन जो है अपना इंटरेस्ट फादर की एंसेस्टर प्रॉपर्टी में तभी ले लेता है जब उसका जन्म हो जाता है, और उस टाइम पर भी अगर वो माइनर भी है ना, तो भी वो अपने जो है प्रॉपर्टी में से डिमांड कर सकता है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ठीक है। बट अगर किसी तरह से फादर की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी उसने अपने खुद के पर्सनल
एक्सपीरियंस से प्रॉपर्टी को लिया है, पर्सनल इनकम से प्रॉपर्टी को लिया है, तो उस केस में अगर बेटे का जन्म भी हो जाता है तो फादर के पास ही पूरा का पूरा राइट होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस सन के पास किसी भी तरह का राइट नहीं होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसकी जो इनकम होगी ये एचयूएफ में इंक्लूड नहीं की जाएगी, इसकी इनकम एज एन इंडिविजुअल ही इंक्लूड की जाएगी। यानी इंडिविजुअल की इनकम निकालते हैं ना, तो बिल्कुल ही अलग इंक्लूड होगी, एचयूएफ के अंदर इंक्लूड नहीं होगी अगर किसी भी तरह की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है कि अगर कोई फादर जो है अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो उस केस में वो आसानी से कन्वर्ट करा सकते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। ठीक है, ये था सारा मिताक्षर स्कूल के अकॉर्डिंग। फिर एक दूसरा जो बोला था स्कूल, वो है दयाभाग। हमारा दूसरा स्कूल है दयाभाग स्कूल। इसमें क्या होता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल, आसाम और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा के अंदर ही अप्लाई होगा, यानी बाकी पूरे इंडिया के अंदर इसका एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के अंदर इनका एप्लीकेशन है। ठीक है, इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो सन है उसको राइट नहीं मिलता अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जब तक कि उसके फादर की डेथ ना हो जाए, और उसके बाद अगर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम फादर अपना चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें या किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दें या डोनेट कर दें अपनी प्रॉपर्टी को, तो उस केस में फादर कर सकते हैं, उनके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है जैसे वो चाहें। ठीक है, उसमें सन कुछ भी नहीं बोल सकता बिकॉज उसके पास ये राइट ही नहीं है। फिर है हमारे पास रेजिडेंस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का रेजिडेंस जो स्टेटस होता है वो चेक करते हैं, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर जो कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स एचयूएफ का होली या पार्टली इंडिया के अंदर है तो वो एचयूएफ रेजिडेंट इन इंडिया कहलाई जाएगी। लेकिन अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली भी या होली भी पूरा ही नहीं है, इंडिया के अंदर सिचुएटेड ही नहीं है, तो उस केस में उसको हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे। रेजिडेंट के भी हमारे पास दो केस होते हैं, एक होता है हमारे पास ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या होगा कि अगर जो करता है, अगर वो करता एडिशनल कंडीशंस जो होती हैं इंडिविजुअल की, उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। लेकिन अगर जो करता है वो किसी भी तरह की एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको हम नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। फिर हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और अ फर्म। पहला है इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। जो भी इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। यानी फर्म के तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सारे इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स को डिटरमाइन किया जाएगा कि कितने इंटरेस्ट मेंबर को मिलेगा। बाकी एचयूएफ के अंदर ये जितना भी सारा डिसाइडेड होता है, ये एचयूएफ के अंदर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से भी प्रोविजंस होंगे हिंदू लॉ के अंदर, उस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि कितने इंटरेस्ट मेंबर्स को अवेलेबल होगा। फिर नेक्स्ट है इफ़ अ मेंबर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट बन जाता है तो उस केस में अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट बन गया तो जो पार्टनर है उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी या जितने भी राइट्स होंगे फर्म के अंदर, वो सारे के सारे सीज कर दिए जाएंगे, उसको एज अ पार्टनर ही हटा दिया जाएगा फर्म में से। लेकिन अगर एचयूएफ में कोई भी मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उस केस में वो मेंबर बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग इंसॉल्वेंट। फिर है डेथ ऑफ अ मेंबर। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना फर्म, तो उस केस में फर्म पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर एचयूएफ है तो उस केस में अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो गई तो किसी भी तरह की फर्म के ऊपर, यानी जो एचयूएफ है उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रन करेगा। फिर नेक्स्ट है राइट ऑफ इंस्पेक्शन। पार्टनर्स के पास राइट होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उनके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है कि वो जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या किसी भी तरह के अदर डॉक्यूमेंट्स हैं फर्म से रिलेटेड, वो सारे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी कि चेक कर सकते हैं। लेकिन एचयूएफ के अंदर जो करता होता है उसी के पास राइट होते हैं कि वो जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन मेंबर्स के पास किसी भी तरह का राइट नहीं होता इस रिलेशन के अंदर। फिर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पर्सन। अगर किसी भी पर्सन का, यानी
अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पार्टनर आएगा। अगर पार्टनर किसी भी तरह से एडमिट करना चाहता है तो जितने भी मेंबर्स अदर मेंबर्स होंगे उन सबकी कंसेंट ज़रूरी है। अगर बिना कंसेंट के एडमिट करते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। सो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, जब तक एडमिट नहीं होगा जब तक कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं मिल जाती। लेकिन HUF में जैसे ही बर्थ होता है वैसे ही उस पर्सन को उस चाहे वो सन है चाहे वो डॉटर है उसको जो है मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही डिसाइडेड होती है। उसके अंदर सारी वही कंडीशंस वगैरह सब लिखा हुआ होता है। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो HUF में है वो हर एक मेंबर को तभी मिलती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं या कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं। और यहाँ पर जो HUF के प्रोविजंस हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। उस अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है उसकी शेयरिंग रेशियो डिसाइड की जाती है। फिर है नंबर ऑफ मेंबर्स। फर्म के अंदर जो है 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन HUF में इस तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर है लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। इन केस अगर हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो लिमिटेड होगी। ठीक है, लेकिन अगर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं मेंबर्स की HUF के केस में वो वहाँ तक ही लिमिट होती हैं जहाँ तक उनके पास उन्होंने जितनी एसेट्स जो हैं एक्वायर्ड की हुई हैं फैमिली ने। ठीक है, जितनी भी एसेट्स एक्वायर की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग तक ही, यानी उतने तक की ही जो है लाइबिलिटी बनती है मेंबर्स की, उससे ज़्यादा तक की उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। फिर है इनकम विच आर नॉट ट्रीटेड एज अ फैमिली इनकम। कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो फैमिली इनकम की तरह ट्रीट नहीं की जाती। तो उसमें पहली इनकम आती है पर्सनल अर्निंग किसी ने भी की है, किसी भी पर्सन ने की है एज अ मेंबर ऑफ HUF, तो लेकिन उसने अपनी पर्सनल एबिलिटी से की हुई है और अलग से की हुई है, तो उस केस में वो फैमिली इनकम नहीं मानी जाएगी। वो कौन सी इनकम मानी जाएगी? इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ द सन। यहाँ पर नेक्स्ट है कि अगर फादर जो है अपनी इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो वो असेसेबल होती है अंडर द हेड, या हम कह सकते हैं अंडर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी तरह से अगर जो फादर हैं कोई पर्सनल गिफ्ट अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का अपने मेजर सन को दे देते हैं तो उस केस में जो इनकम है उस प्रॉपर्टी की वो असेस की जाएगी एज अ पर्सनल इनकम ऑफ द सन लाइक एन इंडिविजुअल हेड में की जाएगी, लेकिन सन के इंडिविजुअल हेड के अंदर की जाएगी। यानी इस इनकम को फैमिली इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई है कि अगर सन अपने फादर्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह लेकर आता है तो उस केस में उसकी इनकम को फैमिली की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर किसी भी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद अगर वाइफ सोल ओनर है उस प्रॉपर्टी की, उसके आगे पीछे कोई भी पर्सन नहीं है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी से होने वाली जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी असेस्ड की जाएंगी एज एन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर नेक्स्ट है अगर मेंबर जो हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के कैरीज ऑन हिज पर्सनल बिजनेस, यानी कोई भी मेंबर अगर जॉइंट हिंदू फैमिली का पर्सनल बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है तो जो भी इनकम उसके बिजनेस में से होगी उसको भी हम किस तरह से असेस्ट करेंगे? इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इवन इफ तभी भी जब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो भी कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन कैसे लगाई है, जो भी उनके फंड्स थे फैमिली के उस फंड्स को लेकर उन्होंने अगर किसी लोन के रूप में भी लगाई हुई है तो भी उसकी इनकम जो है एज एन इंडिविजुअल ही असेस्ड की जाएगी। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि ये हैं कि इनकम कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि इंक्लूड नहीं की जाएंगी फैमिली इनकम के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट है इनकम ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम अ पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम ऑन अ पर्सनल अकाउंट शैल बी असेस्ड एज द इनकम ऑफ द फर्म। यानी कि अगर किसी भी पर्सन ने पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एंटर किया है और उस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर वो पार्टनर है और अगर पार्टनर के अकॉर्डिंग उसको किसी भी तरह का पार्टनरशिप के अंदर शेयर मिल रहा है या किसी भी तरह का वो जो है इनकम को अर्न कर रहा है तो उसका असेसमेंट इनकम ऑफ द फर्म में किया जाएगा। ठीक है, फर्म की इनकम अलग तरीके से कैलकुलेट होती है तो उस तरह
तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन उसको HUF की इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी भी तरह की इनकम उनको रिसीव होती है इम्पार्टेबल एस्टेट से, ठीक है। इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड नहीं किया जाएगा फैमिली के मेंबर्स में, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड ही नहीं हो सकती है, उसका डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है, फिजिकल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी असेस्ट की जाएगी एज एन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट एन HUF, ठीक है। अब वो जो इम्पार्टेबल स्टेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी हो सकती है, या फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। फिर नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी एसेट को कन्वर्ट करना चाहता है, यानी कि सेपरेट प्रॉपर्टी जो उसकी है उसको अगर वो HUF की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाहता है आफ्टर 31 दिसंबर 1969, तो जो उसकी इंटायर इनकम उस प्रॉपर्टी से होगी वो इनकम किसी भी तरह से इंडिविजुअल की इनकम के अंदर ही इंक्लूड की जाएगी, ना कि फैमिली की इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट है, अगर किसी भी तरह का अमाउंट दिया जाता है वाइफ को या वाइफ ऑफ द कर्ता की वाइफ को या किसी अनमैरिड डॉटर्स को फॉर मैरिज एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली, यानी उसके कोई मैरिज के एक्सपेंसेस किए जाते हैं जब पार्टीशन हो रहा है, या फिर किसी भी तरह की उस टाइम पर इनकम अर्न हो रही है जब भी पार्टीशन हो रहा है फैमिली का, तो उस केस में उस इनकम को HUF की इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ना ही उस एक्सपेंसेस की डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर है स्त्रीधन। स्त्रीधन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी तरह की इट इज़ डिराइव्ड बाय द वुमेन फ्रॉम हर फादर और ब्रदर और हस्बैंड और एनी रिलेटिव ईदर बिफोर और आफ्टर हर मैरिज, यानी किसी भी एक लड़की को अगर उसके फादर या उसके ब्रदर या उसके हस्बैंड या किसी भी अदर तरीके के रिलेटिव से कुछ भी मिल रहा है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी मिल रही है मैरिज से पहले या मैरिज के बाद, तो उसको हम स्त्रीधन का नाम देते हैं, और उसकी उस प्रॉपर्टी से होने वाली कोई भी इनकम फैमिली की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो एज एन इनकम ऑफ इंडिविजुअल ही मानी जाएगी। फिर है कि अगर कभी इंडिविजुअल जो हैं, यानी जो HUF जो हैं, अगर वो अपनी इनकम्स के ऊपर रिलीफ लेना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस हैं, तभी उनको जो है रिलीफ ग्रांट होगा। तो वो क्या है कि जो HUF है वो अपनी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, यानी उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जो असेसी शुड बी अ मेंबर, जो भी असेसी है वो मेंबर होना चाहिए HUF का। अगर वो भी रिलीफ चाहता है तो उसको भी मिलेगी, लेकिन क्या कंडीशन है कि वो मेंबर हो उस HUF का, और जो भी सम रिसीव्ड हो रहा है किसी भी असेसी को एज अ मेंबर ऑफ फैमिली, तो उसके ऊपर रिलीफ मिल सकती है। और अगर कोई भी सम वो पे कर रहा है, लेकिन वो किसके लिए पे कर रहा है? आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली, जो भी इनकम हुई है फैमिली से, मान लो 2 लाख की इनकम फैमिली से हुई है, अगर वो कुछ पेमेंट कर रहा है, किसी भी तरह के खर्चे बियर कर रहा है 50,000 के, तो वो उस फैमिली की इनकम में से ही बियर करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी जिनकी वजह से उनको जो है रिलीफ ग्रांट होगा। यहाँ पर द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड बिफोर द रिलीफ कैन बी ग्रांटेड, ठीक है। सो आज हम यहाँ तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।